हेलो एवरीवन, सबको स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स चैप्टर सेट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का, पार्ट 2 लेक्चर। उम्मीद करूँगा सभी लोगों को मेरी बातें, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगा समझने में, क्वेश्चंस को करने में। ओके, तो शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? अब आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मतलब सेट पर भी हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। मतलब जैसे हम ऑपरेशंस करते थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको हम कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, वैसे ही नंबर्स के साथ हम ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और सेट के साथ भी हम वही कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या ऑपरेशंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है अपना यूनियन। इसको कहा जाता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि प्लस, ठीक है। सिंपल तरीके से समझेंगे तो इसको प्लस कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन का मतलब ऑल, ठीक है। यूनियन मतलब क्या, कि सब कुछ मिलाकर। जैसे हम यूरोपियन यूनियन के बारे में हमें पता चल गया है, जो कि यू कैन से यूरोप में बहुत सारे देशों का एक, यू कैन से एक समूह है, कह सकते हो। मतलब एक ग्रुप है, ठीक है। बहुत लोग, बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप में एक साथ जुड़कर एक यूनियन उन्होंने बनाया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये आपको यूनियन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यूनियन का मतलब एक, यू कैन से सबको मिलाकर एक, यू कैन से ग्रुप। ओके, वन काइंड ऑफ। ओके, सिंपल भाषा में समझेंगे तो ऐसे होगा। फिर इसका एग्जांपल भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक कॉमन चीज़ है। जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कैसे होते हैं भाई, ऐसा होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब उनका एक जगह पर एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है, एक पॉइंट उनका कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में भी आपका कॉमन एलिमेंट्स को हम जब लेते हैं, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। मतलब कॉमन चीज़ों को हम लेंगे, अनकॉमन चीज़ों को हम नहीं लेंगे। लेकिन यूनियन में कॉमन हो, अनकॉमन हो, सबको हम लेते हैं, बिकॉज ये एक सबको मिलाकर एक ग्रुप है, ठीक है। उसमें बड़े, छोटे, बुजुर्ग कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ अभी मॉडर्न जनरेशन को ले रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये अपना, अब एग्जांपल लूँगा तो समझ में आ जाएगा। ये अपना दो ऑपरेशंस है, ठीक। और भी है, पहले इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। यूनियन का सिंबल कुछ ऐसा है, यू जैसा है, और इंटरसेक्शन का इसका उल्टा, मतलब उल्टा यू, ठीक है। तो यूनियन यू है तो इंटरसेक्शन उल्टा यू होगा, ऐसा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जब आप यूनियन लिखोगे तो मेक श्योर कि जो यू है ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल हो। जैसे कि ये यूनियन का साइन है और ये यू है आपका, तो यू ऐसे लिख सकते हो यूनियन, और यू आपका ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ए यूनियन यू ऐसा सेट बन जाता है, तो तब यू और यू समझ में नहीं आता भाई कौन सा क्या है। इसलिए यूनियन को थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा लिखना है। जल्दबाजी में भी आप लिख रहे हो तो संभाल के लिखना है, ठीक है, जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो पहला जो इंटरेक्शन है अपना, सॉरी ऑपरेशन है, वो है आपका यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन। एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे अपने पास एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसके पास है 3 4 5 करके कुछ है, ठीक है। अच्छा, तो जब मैं बोलूँगा कि भाई तुम ए यूनियन बी करो, तो तुम क्या करोगे, तुम ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, सबको तुम यहाँ पर इंक्लूड करोगे, ठीक है। और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको तुम एक बार ही लिखोगे, ठीक है। दो बार आ रहा है तो तुमको दो बार नहीं लिखना है। जैसे कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमें एक बार ही लिखना है, रिपीट नहीं करना है। फिर 4 है, फिर 5 है, ये सेट बना दिया हमने। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, मतलब यहाँ पर सब लोग आ जाएंगे, कोई भी यहाँ पर
लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यूनियन का मतलब सब आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो वो कैसा होता है, मैं सेम एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, चेंज नहीं कर रहा इसको मैं। ठीक है, सेम मैंने सेट ले ली है। देखो ए, अब मैं लिखता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, तब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तब मुझे ए सेट में और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ मुझे चूज़ करना है। जैसे कि सेट ए में 3 है और सेट बी में भी 3 है, तो 3 जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही लिखना है, बाकी के अनकॉमन आपको सिलेक्ट नहीं करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को आपको पिकअप करना है, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, याद रहेगा, ओके। ठीक है, अगर यूनियन की बात करेंगे तो सबको लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, और इंटरसेक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन जगहों को आपको, कॉमन एलिमेंट्स को आपको लेना है, सिलेक्ट करना है, सिंपल सी बात है। फिर आ जाता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन कह सकते हो। ठीक है ना, कैसा होता है दिखाता हूँ, देखो थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, ये कैसा होता है समझाऊंगा, देखो मज़ा आएगा। ओके, जैसे कि मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने लिया, क्या लिया, एक सेट लिया, सेट ए, जिसमें सपोज नंबर है 2 4 6 8। ठीक है, और एक और सेट बी है जिसमें है आपका 4 और 8। ठीक है, हाँ जी, अच्छा अच्छा, एक और ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिफरेंस को लिखते कैसे हैं, नेगेटिव मतलब माइनस साइन दिखाकर इसको समझाया जाता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ a माइनस बी, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। मतलब सेट a में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन्हें सिर्फ लिखना है, और जितने भी सेट b में प्रेजेंट होंगे उन्हें नहीं लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ ऑल those elements, all those elements present in A but not in B। A में प्रेजेंट होंगे लेकिन B में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपको सेट A देखना है, सिर्फ और सिर्फ सेट A देखना है, सेट B नहीं देखना है अभी तक। जो पहले लिखा जाएगा, अगर a माइनस बी है तो आपको सेट a को ही ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो a से आपको b को हटा देना है, मतलब सेट a में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सेट b के एलिमेंट्स को आपको हटाना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, अच्छा, फिर बी सेट में 4 है, 8 है, 10 है। तो देखा गया कि 4 और 8 वो सेट a में भी है, तो हमें सेट ए से 4 और 8 को हटाना पड़ेगा, और 10 तो भाई सेट ए में है ही नहीं, तो हटा के कोई फ़ायदा भी नहीं है, कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, 4 और 8 को हटाना है, और सेट ए में क्या बाकी है, सेट ए में आपका 2 बाकी है और 6 बाकी है, उसको आपको लिख देना है। तो क्या करना है, 2 और 6 आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर से एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मेरे पास सेट एक x है जिसमें है आपका 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स हैं। एक और y सेट है जिसमें है आपका 3 4 5, ठीक है, या फिर 3 4 ही है, या फिर 3 4 6 है, ठीक, कुछ ऐसा है। तो अगर मैं लिखता हूँ कि x माइनस वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पहले लिखा होगा उस पर ध्यान दीजिए, मतलब x वाले सेट पे ध्यान दीजिए। तो x वाले सेट से आपको y वाले सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना है, हटाना है। तो 1 क्या b में, सॉरी, क्या 1 सेट y में है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, 3 सेट y में है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। 4 भी है तो इसको हटाना पड़ेगा। 5 है, सेट y में नहीं है, ठीक है। तो आपको बचे हुए जितने भी बच जाएंगे एलिमेंट्स उनको आपको लिख देना है। 1 है, 2 है और 5 है, बच गया है तो उनको आपको लिख देना है। समझ में आया। अगर मैं इसका उल्टा लिखूँ तो, ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा लिखूँ तो सेम चीज़ लिखता हूँ। देखो ए इक्वल, अच्छा ए नहीं भाई, पी ले लेता हूँ। पी इक्वल्स टू, सपोज़ है 1
2 3 और Q है आपके पास 3 4 5। ठीक है, अब मैं अगर लिखता हूँ कि Q माइनस P, तब क्या लिखोगे? इसका मतलब होगा ऑल दोज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन Q बट नॉट इन P। all those elements present in Q but not in P। इसका मतलब Q वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको आपको लिखना है, लेकिन एक शर्त है कि वो P में नहीं होने चाहिए। मतलब P में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको आपको हटा देना है। अगर वो Q, तो आपको इसको हटाना है। तो आपको ध्यान किस पर होना चाहिए? Q पर होना चाहिए। जो पहला लिखा होगा वही पर आपको ध्यान होना चाहिए। तो 3 4 5 से P सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हटाओ। 1 2 तो भाई Q में नहीं है तो इनको छोड़ो। 3 Q में है तो आपको Q से 3 को हटा देना है। तो बचेगा क्या? बचेगा आपका 4 5। हो गया, Q माइनस P हो गया। समझ में आ गया क्या है फंडा, क्या है समझ में आ गया होगा आपको। ये है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, ये है डिफरेंस ऑफ सेट। इसके बाद क्या है? इसके बाद है यू कैन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है, देखो देखो देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है? अच्छा, ये तो 4 नंबर होगा ना। हाँ, 4th नंबर ऑपरेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या है भाई? ये समझाओ भाई, समझाता हूँ। देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है, एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? इसको ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, वैसे याद रखना, ट्राइंगल से डिनोट करते हैं इसको। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, एक सेट ए है जिसके पास एलिमेंट्स है, सपोज़ मैंने लिया 1 3 5 7। ठीक है, फिर मैंने एक और सेट लिया बी जिसमें सपोज़ मान लेते हैं 1,7 है। ठीक है, 1,7 है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो याद रखो, ए ट्राइंगल बी। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला मतलब सिंबल कैसा है? ट्राइंगल है। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब क्या? मतलब सबसे पहले आपको ए माइनस बी निकालना है, फिर बी माइनस ए निकालना है, फिर उनका यूनियन कर देना है। ठीक है, मतलब उनमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको तुमको एक साथ लिख लेना है, कोई भी लेफ्ट आउट नहीं होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, मिस्ड नहीं होगा। ओके, जैसे कि मैं करके दिखा दूँ। जैसो देखो 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 देखो, जैसे कि मैंने ए माइनस बी करता हूँ। फिर सबसे पहले ना ए माइनस बी करता हूँ। ए माइनस बी मतलब ध्यान होगा ए पर। अगर ए में बी वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हटाओ, मतलब 1 और 7 चले जाएंगे भाई। ठीक है, रहेगा सिर्फ और सिर्फ 3,5। ठीक है, ये ए माइनस बी। और बी माइनस ए मतलब बी पर ध्यान दो। ठीक है, बी पर ध्यान दो, बी पर ध्यान दिया। अच्छा, इसमें अच्छा रुको रुको रुको, एक काम करता हूँ, इसमें एक और एलिमेंट भर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो ये सारे के सारे चले जाएंगे ना, ज़ीरो हो जाएगा ना, नल सेट हो जाएगा वो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बी सेट पर ध्यान दे रहा हूँ। बी सेट में अगर ए सेट के कितने, अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो 1 और 7 है ए सेट का, तो इसमें भी 1 और 7 को हटाओ, बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका 9। ठीक है, बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका 9। तो एक ही एलिमेंट बचा है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने ए माइनस बी निकाल लिया और बी माइनस ए निकाल लिया। अब लिखो इसमें ए माइनस बी कितना आया? ए माइनस बी 3,5 यूनियन 9, सेट 9। ओके, अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब होता है, तो इस सेट में है 3,5 एलिमेंट और यहाँ पर है 9 वाला एलिमेंट। तो यूनियन का मतलब सबको लेंगे, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपको सबको लिख लेना है, बस सिंपल 3,5,9 सबको लिख लेना है, किसी को
लेफ़्ट आउट फील नहीं करवाना है, क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन होता तो कॉमन पॉइंट नहीं होता, 5 हो जाता, मतलब नल सेट हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनियन है, मतलब सबको साथ लेकर चलना है, सिंपल। ये हो गया आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। अच्छा, समझ में तो आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक और फंक्शन है, मतलब ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, याद रहे जब भी ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट आएगा तब एक यूनिवर्सल सेट का इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्सल सेट के केस में सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट वाला ऑपरेशन चलता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक यूनिवर्सल सेट, मतलब सबका बाप, है ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया सपोज़, ठीक है। और एक और सेट ले लिया ए, जिसमें सपोज़ है 1 3 5 है, ठीक है, सिंपल, ओके। हाँ, अब एक कॉम्प्लीमेंट को लिखा कैसे जाता है, कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है यू कैन से डैश, ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं ना ए डैश, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाता है, डैश ए डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, कोई भी सेट होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला बहुत सरल सा है। क्या करना है आपको, आपको u माइनस ए करना है। अब u माइनस मतलब ए, मतलब समझ में आया। देखो, a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि तुमको a में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आपको यूनिवर्सल सेट से हटा देना है, माइनस कर देना है, जिसका फॉर्मूला मतलब u माइनस ए, ठीक है। मतलब a में 1 3 5 है, तो यूनिवर्सल सेट में भी 1 3 और 5 को आपको हटाना है और बाकियों को लिखना है। तो मतलब हो जाएगा आपका 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 और 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट से, ओके, यूनिवर्सल सेट से ए सेट में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो और बाकी जितने बचेंगे उसको लिख लो। यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है। हल्का हल्का हौले हौले से आपको समझना है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है अभी से, ठीक है। अभी से प्रेशर लोगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब एक और बात करते हैं, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो सेट है, सपोज ए और बी, अगर उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम कहते हैं कि ए और बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जैसे कि हमने लिया एक सेट ए जिसमें है 1 2 और 3, और एक और सेट है बी जिसमें है आपका 4 5 और 6। मुझे बताओ, क्या ए सेट और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, मतलब डिट्टो सेम टू सेम है? नहीं है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं को हम कहते हैं फाई, मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं है उसमें, नो एलिमेंट इज देयर, नल सेट, ओके। तो जब भी ये कंडीशन आता है, जब भी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के बीच में जब हम कॉमन चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता, शून्य मिलता है, ठीक है, तब समझ जाना है कि भाई साहब ए और बी सेट जो है वो आपका डिसजॉइंट सेट है। सो देयरफॉर वी कैन से ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ओके। मज़ा आ गया भाई, मत जानी लाइफ। चलो, अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। वेन डायग्राम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम को हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं भाई, ये वेन डायग्राम आखिर चीज़ क्या है, ठीक है।
चलिए कौन सा कलर चूज़ करें, ये कलर कैसा है, अच्छा चलो भाई, वेन डायग्राम। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट वेन डायग्राम। नाउ व्हाट इज़ ए वेन डायग्राम, मतलब ये दिखने में कैसा होता है। देखो, वेन डायग्राम हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो और दो या फिर एक से ज़्यादा सेट, फाइनाइट सेट हो अपने पास। एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, मतलब दिखाते हैं ड्रॉ करके, और बाकी के सेट को हम बाकी के जितने भी सेट्स होंगे उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेट ए है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। यूनिवर्सल सेट सपोज़ है, सपोज़ मेरे पास यूनिवर्सल सेट में है 1 से लेकर आपके सपोज़ 8 तक, ठीक है। और एक सेट ए है जिसमें आपका 2, 4 और 6 है, और एक सेट बी है जिसमें आपका अच्छा सेट बी नहीं चाहिए, ठीक है, सेट बी नहीं चाहिए, सेट ए ही एक ही मानता हूँ, ठीक है अभी तो। फिर हम इसको और भी एक्सटेंड करेंगे इस टॉपिक को, फ़िलहाल आप इसको समझें ऐसे। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब सब होगा उसमें, और जो आपका बीच में जो गुल्लू होगा, गुल्लू मतलब सर्कल, वो होगा आपका सेट ए, ठीक है। सेट ए को सर्कल से डिनोट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। ये आपका सेट ए है। आप गौर से देखो, इस रीजियन के अंदर, इस सर्कल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6। तो इस सर्कल के अंदर होगा आपका 2, 4 और 6, और बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो होंगे आपके बाहर, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, या ये वहाँ पर रहेंगे, बाहर रहेंगे, सर्कल के बाहर। सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके 2, 4 और 6 ही रहेंगे। समझ में आया बात, इसका बात क्या है, मतलब क्या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, व्हाट इज़ दिस, आई थिंक यू गॉट टू नो अबाउट इट वेरी मच क्लियरली, ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत आपको नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। अब ये तो एक हो गया, दो भी हो सकते हैं भाई, तो मैंने पहले आपको एक दिखाया, फिर मैं अभी दो दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। एकदम बेसिक से हम करेंगे इसको, ज़्यादा हम फिर जाके हम धीरे धीरे करके इसका स्टैंडर्ड हम बढ़ाएंगे। एक सर्कल ड्रॉ किया, एक और सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए मान लेते हैं, ये सेट बी है, ठीक है। एक और सेट यहाँ पर ऐड कर देते हैं, सपोज़ इस सेट का नाम बी है और इसमें सपोज़ 1 और आपका 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखा गया कि सेट ए में 2 है, 4 है, 6 है, और बी सेट में कौन कौन है, 1 है और 5 है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बाहर इधर उधर भटक रहेंगे रेक्टेंगल में। सपोज 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना, ये सर्कल के बाहर रहेंगे, ठीक है। ये है आपका वेन डायग्राम, ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ बात करते हैं इन यू कैन से इन्हीं टॉपिक्स पर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या चीज़ है भाई एक्चुअली में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दूं, रुको कौन सा इंक अच्छा होगा, ये वाला इंक अच्छा लग रहा है, चलो। क्वेश्चन है, सपोज अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है, अरे यार ये यू नहीं लग रहा है, हाँ अब ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर आपके 15 तक नंबर है सपोज, ठीक है। हाँ जी, 15 तक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमने एक सेट लिया ए जिसमें है 1, 2, 3, 8, 9, और एक सेट बी लिया जो आपका 3, 4, 5, 10, 15 कुछ ऐसा लेके रखा है इसने। सी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 है। डी है जिसमें आपका 15, 1, 3, फिर आपका 2, फिर 9, फिर 7 है।
ठीक है, ऐसा कुछ मैंने एग्जाम्पल एकदम रैंडम से एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। अब अगर मैं आपको फाइंड करने को बोलूँ कि फाइंड, कहा गया भाई, हाँ फाइंड, ढूंढो, किसको ढूंढना है भाई? पहला ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढो, दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट ढूंढो, दूसरा तीसरा क्या होना चाहिए? हाँ तीसरा तो टफ होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अरे ई तो नहीं है भाई पागल, ई नहीं है भाई, डी है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा फिर रोमन 5 देखते हैं। रोमन 5 जैसे कि क्या दूँ भाई, बताओ बताओ क्या दे सकते हैं? अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो मस्त है। अच्छा फिर आपका बी माइनस सी, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढ के दिखाओ। फिर आपका ए माइनस डी, इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढ के दिखाओ। चलो करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, आसान है, इजी है। ठीक है, अपने अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं उन सब का मैंने एक कॉम्बाइन एक क्वेश्चन मैंने को दिया है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट भी है, यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, डिफरेंस भी है। ठीक है ना, करके दिखाओ भाई। चलिए, अगर आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, अगर कर लिया है तो वेरी नाइस, अगर नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथ में इसको सॉल्व किया जाए। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला को पता ही है, यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट्स को हटा दो भाई। तो ए में क्या क्या है? 1 2 3 8 9, 1 2 3 8 9 हटाओ, बाकी लिखो। तो क्या क्या होगा? 4 5 6 7, फिर 10 11 अप टू 15, राइट? हाँ हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, बहुत आसान। फिर बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम ही है, लेकिन इस बार हमें क्या करना है? इस बार हमें यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। जैसे कि देखो कहा गया हाँ, बी में क्या क्या है? बी में है 3 4 5 10 15, 3 4 5 10 और 15 हटाओ, तो बचेगा क्या? बचेगा अपना 1 2 के बाद 6 7 8 9 11 12 13 और 14। ठीक है ना भाई, सही बात है, हाँ जी सही बात है। फिर ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे करें? इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप, ओके स्टेप वाइज, गड़बड़ी नहीं करने की है ना, गड़बड़ी नहीं करने का। देखो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए सबसे पहले आप पहले ए यूनियन सी कितना होता है ये निकालो सबसे पहले। तो ए यूनियन सी मतलब ए और सी सेट में कॉमन चीज़ें निकालो। कॉमन चीज़ें क्या क्या है ए और सी में? देखो ए और सी में कॉमन चीज़ें ये है कि 1 ही कॉमन है, तो 1 ही लिखो भाई, और क्या है? तो ए यूनियन सी करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिला, बहुत अच्छी बात है। अब तुमको करना ये है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट से तुमको ए यूनियन सेट जो तुमको मिला है उसको माइनस करना है। मतलब तुमको यूनिवर्सल सेट से तुमको इस वाले 1 को हटाना है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। तो यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर 15 तक है, इसमें 1 है तो हम इस 1 को हटा देंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 से लेकर 15 तक। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मज़ा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं रोमन 4 के साथ। रोमन 4 में क्या कहा मैंने? हाँ ए यूनियन डी, ओके देखते हैं। ए यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन डी मतलब ए और डी सब मिलाकर सब लिख लो भाई। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं ए यूनियन डी क्या होगा। ए यूनियन डी, यूनियन मतलब सब ले लो भाई, सब। डी में क्या क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 लिखते हैं पहले। तो 1 2 3 8 9 लिख लिया। फिर क्या क्या बाकी है भाई देखते हैं। इसके बाद 15 है, 7 भी है ना, 7 15 है, और क्या क्या है? 2 1, ठीक है ओके, देखता हूँ क्या क्या ठीक हुआ कि नहीं। तो ए में है आपका 1 2 3 8 9, ठीक है ना।
और इसमें से 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। तो ए यूनियन डी हो गया है भाई साहब, ठीक है, ए यूनियन डी हो गया है। अब तुमको ए यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट करना है, निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट से तुमको इन सब एलिमेंट्स को हटाना है, माइनस ए यूनियन डी। बहुत आसान है, तो हटा दो भाई। यूनिवर्सल सेट कहाँ पर है अपना, यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाना है भाई, देख लेता हूँ, रुको भाई, दिख नहीं रहा मुझे, इसको ऊपर लगाता हूँ, देखो, हाँ। अब देखो, इसमें है 1 2 3, 1 2 3, फिर 8 9, 8 9, फिर 7 15, 7 और 15, राइट। तो 4 5 6 और 10 to 13, 4 से 10 to 14, ओके। तो 4 5 6 और 10 से लेकर अप टू 14 लिख लेना तुम, ठीक है। मैं और नहीं लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ओके, हाँ। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रोमन 5। रोमन 5 में क्या कहा मैंने, रोमन 5 में मैंने ये कहा ए कॉम्प्लीमेंट ए, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे करेंगे भाई, समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन करने का टेक्निक बताता हूँ, देखो, बहुत आसान टेक्निक है, देखो। ए कॉम्प्लीमेंट पहले मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, तुम बोलोगे यू माइनस ए, हाँ जी यू माइनस ए ही है। अब तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब तुमको यू माइनस ए करना है, मतलब u माइनस यू प्लस ए, तो u और u कट जाएगा तो a रह जाएगा। हाँ देखा कैसे क्वेश्चन को हमने कर लिया, मतलब तुमको a ही लिखना है, सेट a में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तुमको लिख लेना है। ये होगा a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा a, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसा करके मत आना वैसे, ठीक है, ये मेरा टेक्निक है इसको करने का। तुमको बस क्या करना है, देखो, u, ओके, अच्छा लिख लो भाई, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ए लिख दो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, गलत तो नहीं है, ठीक है, आंसर तो सही है, गलत तो नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है। बहुत आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, इसका भी कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब फिर से यू से माइनस कर दो, फिर माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये ए आ जाएगा, ठीक है। कोई गलत नहीं है इसमें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले b माइनस सी करते हैं, b माइनस सी करने के बाद क्या आता है देखते हैं। तो b सेट से तुमको c वाले एलिमेंट्स को हटाना है, तो देखा गया तो भाई साहब क्या कहते हैं इसको, अगर हम देखें b माइनस सी करे तो 1 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या हटाए, तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा होगा वैसे ही रहेगा, b माइनस सी वही रहेगा, ठीक है। b माइनस सी कौन सा रहेगा, सेट b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो लिख दो, 4 3 4 5 और क्या था 10 15, ठीक है। और फिर तुमको अभी करना है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब तुमको यूनिवर्सल सेट से ये हटा देना है, ये एलिमेंट्स हटा देना है। तो 3 4 5 हटा दिया तो 1 2 आ जाएगा, 1 2 6 7 8 9 11 12 13 और 14 हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से हमने इन एलिमेंट को हटाया तो बन गया अपना b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। लास्ट क्वेश्चन है a माइनस डी का कॉम्प्लीमेंट, बहुत सिंपल सा है, सरल सा है, सेम ही है वैसे देखा जाए तो। देखो रोमन 6, पहले a माइनस डी करते हैं, ओके, a माइनस डी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले a माइनस डी करते हैं, तो सेट a से d के एलिमेंट्स को हटाओ, सेट a से d के एलिमेंट्स को हटाओ, 1 1 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, और इसके बाद 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है।
9 और 9 कट जाएगा, राइट। हाँ, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा, ओनली 8। और फिर अब तुमको करना है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट से तुमको 8 को हटाना है। तो 8 हटा दो तो 1 2 3 अप टू 7, फिर 9 अप टू 15, राइट। बस हो गया, a माइनस डी कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। तो इसी एक क्वेश्चन से मैंने जितने भी ऑपरेशन है सबको मैंने एक बार प्रैक्टिस करवा दिया है कि कैसे आपको करना है। डन है भाई, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के, लेकिन उससे पहले क्या किया जाए, वेन डायग्राम शुरू किया जाए। अच्छा, वेन डायग्राम शुरू करता हूँ, फिर लॉस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। लॉ है इस क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर में भी लॉ है कुछ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपका आइडेम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, फिर एसोसिएटिव लॉ है, फिर डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट का भी लॉ है, ठीक है। आई गेस वो कॉम्प्लीमेंट का लॉ कहने से अच्छा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का ही फॉर्मूला आएगा, आई गेस से, ठीक है। वेल कोई बात नहीं, अच्छा कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखना अच्छा है आई गेस, हाँ लॉ ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी लॉ में भी वो इंक्लूड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो लिखते हैं। तो हम अभी करते हैं वेन डायग्राम को शुरू करते हैं ना। हाँ, वेन डायग्राम शुरू हो चुका था, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। वेन डायग्राम के ऊपर कैसा क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। चलो, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर टफ में जाएंगे। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी का तुमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे करना है सिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, बक्सा बनाओ, फिर गोलू मोलू ड्रॉ करो, ठीक है ना भाई। चलो भाई ड्रॉ करो। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, ठीक है। ए और बी एक साथ होंगे, ठीक है, सेम ही होंगे दिखने में एक्चुअली। तो मैं इसको सेम ही ड्रॉ करना चाहूँगा, रुको सेम ड्रॉ करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, रुको, ये लो। अब इनको थोड़ा सा मिडल में लाता हूँ सुंदर लगने के लिए भाई, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए भाई, दिखने में सुंदर लगता है ना। हाँ, अब इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली, ए है, ये बी है, ओके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली हैं। देखो, ए यूनियन बी मतलब ए जो रीजन है और बी जो रीजन है सब मिलाकर। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई ए का रीजन कौन सा है। तुम बोलोगे भाई ए का रीजन मतलब ए का गोला, मतलब ये वाला रीजन कौन किसका है, ए का है, ओके। ये वाला रीजन प्लस यूनियन मतलब क्या, प्लस बी का रीजन कौन सा है, बी का रीजन ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर जो रीजन बन रहा है वो कौन सा रीजन बन रहा है, इन दोनों को मिलाकर जो रीजन बन रहा है वो है ये वाला, ठीक है ना। ये पूरा रीजन, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होगा पूरा, बी का रीजन भी और ए का रीजन सब मिलाकर जो रीजन बनेगा वही होगा ए यूनियन बी। समझ में आ गया, हाँ जी। तो आपको शेड कैसे करना है, शेड करने के लिए तुमको बस ऐसे करके आपको लाइंस ड्रॉ कर लेने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं तो ड्रॉ ऐसे करूँगा नहीं, मैं इसको शेड कर दूँगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर तुम कर रहे हो उसको, क्या बोलते हैं इसको, कॉपी में कर रहे हो तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। गलती नहीं करनी चाहिए, मतलब शेडिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ऐसे करके आपको शेड कर देना है आराम से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ, मतलब ए यूनियन बी कैसे क्या हुआ, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ओके। शेडिंग डन है, ओके, शेडिंग इज़ डन। नाउ ए यूनियन बी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी भी देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ये देखते हैं कैसा होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ रहना चाहिए, राइट, यप। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो भाई, अब कॉमन पॉइंट क्या है ए और बी रीजन में,
तो हम पहले इसको शेड करते हैं तो समझ में आ जाएगा कॉमन रीजन क्या है। सबसे पहले ए का रीजन है ये, ठीक है, और आपके बी का रीजन है ये, सही बात है, हाँ जी। अब गौर से देखो, ए और बी रीजन में, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब आप ए को शेड कर रहे थे तब भी ये वाला जो रीजन था वो आ रहा था। सिमिलरली जब आप बी वाले रीजन को शेड कर रहे थे तब भी ये वाला रीजन आ रहा था। मतलब इन दोनों में ये क्या है, कॉमन रीजन है, कॉमन एलिमेंट है कह सकते हो अगर सेट हुआ तो, बिकॉज ए और बी क्या है, सेट ही है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये इसका कॉमन पार्ट है, तो ये हो जाएगा आपका शेडिंग करने का रीजन। तो आपको इसको शेड करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हुआ। कॉमन पॉइंट है, कॉमन रीजन कौन सा है वो आपको शेड करना है। तो कॉमन रीजन तो यही है ए और बी का, ठीक है। ये रहा आपका इसका ए इंटरसेक्शन बी, ओके, चलो डन है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया जा सकता है, जैसे कि अगर मैं दूँ ए माइनस बी, बी माइनस ए, वो भी करवा देता हूँ, ठीक है ना, सब एक साथ करवा देता हूँ। ए माइनस बी, बताओ ए माइनस बी कैसा होगा, मतलब दिखने में कैसा होगा, कौन सा रीजन आप शेड करोगे, बताओ कौन सा रीजन आप शेड करने वाले हो, जल्दी जल्दी से बताओ। आई होप तुम लोगों ने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, आओ इसको हम समझते हैं कैसे होगा। मुझे बताओ ए माइनस बी का मतलब क्या है। ए माइनस बी मतलब ए में जो रीजन होगा, ठीक है, ए में जो रीजन होगा वो बी में नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ए का रीजन कौन सा है, ए का रीजन कौन सा है, बता सकते हो। ए का रीजन तो बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये। ए का रीजन कौन सा है, ए का रीजन तो ये वाला है, हाँ, ठीक है, ये ए का रीजन है। और बी का रीजन कौन सा है, बी का रीजन तो ये वाला है। अब गौर से देखो कि ए का रीजन जो है वो तो येलो पार्ट है, हाँ जी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट बी में भी है, लेकिन बी में होने से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जैसे हम करते थे ना, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी में सपोज है 2 और 3, तो अगर हम ए माइनस बी कहें तो क्या होगा, तो बी में जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमें सेट ए के एलिमेंट्स से हटाना है। जैसे कि 2 और 3 हटाना है तो ए में क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा। वैसे ही क्योंकि ये वाला जो रेड वाला रीजन है वो बी में भी आ रहा है, तो हमें इस रीजन को एक्सक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है हमारे सेट ए में, ठीक है। रीजन ए में इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो कौन सा रीजन हो जाएगा, तो इस रीजन को हटा देंगे, इस रेड वाले पार्ट को हटा देते हैं। चलो इस रेड वाले पार्ट को हमने हटा दिया, चलो इसको हमने हटा दिया, देखो हमने इसको हटा दिया, रेड वाले पार्ट को हमने हटाया। तो रेड वाले पार्ट को हटाते ही हमें मिल गया अपना आंसर। क्या आंसर मिल गया, आंसर ये मिल गया कि ए जो होगा, ए का जो शेडेड पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ यही होगा, ये वाला पार्ट ही सिर्फ ए होगा, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ए माइनस बी मतलब सिर्फ और सिर्फ ए का पार्ट, मतलब कुछ ऐसा। ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये वाला रीजन समझ में आ गया। हाँ, अब एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि ए माइनस बी को ओनली ए भी कहा जाता है, ठीक है। ए माइनस बी को ओनली ए भी कहा जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए का रीजन ही यहाँ पर रहेगा। बिकॉज अगर तुम कहोगे कि भाई ये भी तो ए का रीजन ही, नहीं, बिकॉज ये वाला रीजन आपके बी में भी आ रहा है, तो ये ओनली ए नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ए के पास ये रीजन नहीं है, बी के पास भी है, इसलिए ये वाला रीजन हमको एक्सक्लूड करना पड़ता है। सिमिलर केस में अगर तुम इसका उल्टा क्वेश्चन देख लोगे, ठीक है, इसका उल्टा क्वेश्चन तुमको आई नो तुम लोगों को आएगा, बी माइनस से क्या होगा, सिंपल है, अब सिर्फ बी का रीजन आएगा जिसको हम कह सकते हैं ओनली बी, ओनली बी,
ठीक है, कैसा होगा दिखने में तुम ड्रॉ करके दिखो, तुम ड्रॉ करने की कोशिश करो। आई नो तुमको आगे आएगा, मतलब इजीली तुमको समझ में आ गया है कैसा होगा, बहुत आसान है। बस तुमको अभी बी का रीजन ड्रॉ करना है कुछ ऐसे, ठीक है ना भाई, कुछ आइस से। लाइक दिस, ओके। ये हो गया ओनली बी का रीजन, ठीक है, मतलब बी माइनस ए भी कह सकते हो आप इसको। अच्छा जी, ओके। तो धीरे धीरे मज़ा भी आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, वेन डायग्राम्स कैसा होता है दिखने में। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से मैंने आपको इसको करवाया है वेन डायग्राम को। अब थोड़ा सा हम ऊपर के लेवल में जाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ, सपोज़ मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, तो तुम्हारा वेन डायग्राम कैसा दिखने में होगा बताओ मुझे। अगर मैं कहूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट ये वेन डायग्राम के फॉर्म में हमें ड्रॉ करके दिखाओ, तो तुम्हारा वेन डायग्राम कैसा होगा। तो तुम पहले सोचो भाई, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, मतलब u जो रीजन है उस रीजन से तुमको ए वाले रीजन को हटाना है। तो ए वाला रीजन कौन सा है बताओ, ए वाला रीजन कौन सा है बताओ, सोच के देखो ए वाला रीजन कौन सा है। तो ए वाला रीजन है ये वाला, ठीक है ना, ये आपका ए वाला रीजन है। तो इस रीजन को आपको u से हटा देना है, मतलब पूरे बक्से को आपको शेड करना है एक्सेप्ट दिस पार्ट। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ए वाले को छोड़कर आपको पूरा शेड करना होता है। ठीक है, तो दिखने में कैसा होगा, दिखने में कुछ ऐसा होगा देखो। रुको, इसका थोड़ा सा, हाँ हाँ चलो भाई। तो देख सकते हैं कि पूरा हमने रेक्टेंगल को शेड कर दिया है। ओके, कुछ कुछ पार्ट अभी बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा इधर से नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, थोड़ा सा ऐसे, हाँ ठीक है। अब इसको हम थोड़ा आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब हमें यहाँ से ए का रीजन माइनस करना है। वेट, ऐसे करने से होगा नहीं, इसको हमें कुछ और टेक्निक से करना पड़ेगा। अरे ये तो गलत हो गया, हाँ ओके, हो गया।
डन डन डन, ये तो हो गया है ना। हाँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया पूरे यूनिवर्सल सेट से मैंने ए वाले रीजियन को माइनस कर दिया, हटा दिया। ये तो हमने इस वाले पार्ट को शेड नहीं किया, ठीक है। समझ में आ गया है? समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए नाउ अगर मैं ये लिखूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करके दिखाओ, तो दिखने में कैसा होगा? सेम ही होगा, बस आपको बी में शेड नहीं करना है। बी वाले रीजन में शेड ना करके बाकी पूरे रीजन में आपको शेड करना है। बाकी पूरे रीजन में आपको शेड कर देना है, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही गया होगा आपको कैसे करना है। गलत हो गया, गलत। थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, देख सकते हैं, है ना। हाँ जी, तो बी कॉम्प्लीमेंट दिखने में कुछ ऐसा होगा। यूनिवर्सल सेट से हमने बी वाले रीजन को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि होगा थोड़ा सा न्यू, जो कि है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे करोगे बता के मुझे दिखाओ, कैसे करोगे ये? बहुत आसान है, बहुत सरल है, दिखाता हूँ कैसा होगा इसका आंसर। देखो, इसके मैं साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब गौर से देखो, सबसे पहले मुझे बताओ ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसा होता है? तुम बोलोगे हमें अब किया, ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। ए का भी शेड कर दिया और बी का भी शेड कर दिया, ये होता है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बस पूरे यूनिवर्सल सेट से, मतलब पूरे रेक्टेंगल को शेड करके आपको ये वाला रीजियन, मतलब इसको छोड़ देना है। कहा गया? रुको, कहा गया? हाँ, अरे इसको, हाँ ऐसे, फिर इसको, अरे रुको 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 रुको, रुको रुको रुको, इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ, देखो। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये है हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। इसमें से आपको कौन सा माइनस करना है? ठीक है, ये रीजन आपको पूरे यूनिवर्सल सेट से आपको, मतलब पूरे रेक्टेंगल के एरिया से आपको ये वाला रीजन आपको हटा देना है, ठीक है। ये वाला रीजन आपको हटा देना है, मतलब बाकी पूरा एरिया आपका शेडेड होगा एक्सेप्ट फॉर द दिस रीजन, फॉर द एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखने में कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? ज़रा मुझे बताओ, इसका वेन डायग्राम दिखने में कैसा होने वाला है? बताओ कैसा होगा मुझे पहले बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? हमने देखा पहले ही कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ए को छोड़कर बाकी रीजन, ठीक है। हाँ, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर बाकी रीजन। अब इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? गौर से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन रीजन ये है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें तो नहीं आया, ये कॉमन नहीं है, इसमें अनशेडेड है। क्या कॉमन रीजन ये है? नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये अनशेडेड है। तो कॉमन रीजन कौन सा है? ये बाकी वाला पार्ट,
जो रेक्टेंगल का है, ये वाला पार्ट देखो, ये इसमें भी शेडेड है, इसमें भी शेडेड है। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कौन सा होगा, डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम फिर से यही होगा, सेम डायग्राम होने वाला है। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है, मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला क्या है। देखो ये रहा आपका, सेम डायग्राम बनेगा। तो यहाँ से एक फार्मूला लिख लो कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन मैथमेटिशियन ने, उन्होंने ये लॉ हमारे यूज़ करने के लिए उन्होंने दिया था, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, लॉ हो गया डी मॉर्गन्स का लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ इसको कहा जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात है भाई, इसको मार्क करके रखो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है, इसको मार्क करके रखो। अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो, रुको थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, हाँ, चलिए शुरू करते हैं फिर। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी हैं। अगर मैं पूछूँ आपसे ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, तब बता सकते हो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा। कैन यू टेल व्हाट विल बी द वेन डायग्राम, बताओ, कोशिश करो, वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, बताओ क्या होगा इसका वेन डायग्राम। सबसे पहले देखो ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, इसका वेन डायग्राम कैसा था, हमने किया हुआ है इसको। देखो ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट मतलब इस रीजन को छोड़कर बाकी रीजन को शेड करना है। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है पूरे रेक्टेंगल के एरिया से तुमको इस वाले एरिया को हटा देना है, इस वाले एरिया को आपको अनशेडेड रखना है, सिंपल सी बात है। ये पूरा एरिया है आपका, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें से आपको इसको हटाना है, इस वाले रीजन को हटाना है, बिकॉज ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ए और बी का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आपको शेड नहीं करना है, समझ में आ गया, हाँ जी। चलिए इसको ड्रॉ किया जाए। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, इसका वेन डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब सेम देखो, एक और प्रश्न देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा ज़रा बताना, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा ज़रा बताओ, ज़रा बताओ, बताओ ज़रा बताओ। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो समझाता हूँ, देखो कैसे होता है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट पता है आपको कैसा होता है, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम ऐसा, ठीक है। फिर देखो बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम कुछ ऐसा, ठीक है ना, हाँ। अब इनका यूनियन, यूनियन का मतलब क्या, सब, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है सब लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर शेडेड पोर्शन है यहाँ से लेकर पूरा, ठीक है, और यहाँ पर शेडेड पोर्शन है यहाँ से लेकर पूरा, ठीक है। एक बात देखो, एक नोटिसेबल चीज़ ये है कि दोनों ही डायग्राम्स में ये वाला पार्ट अनशेडेड है। तो इसको छोड़कर जितने भी पार्ट है उन वो सब आपका शेडेड हो जाएगा, मतलब कुछ दिखने में कुछ आपका ऐसा ही वेन डायग्राम होगा, ये अनशेडेड रहेगा और बाकी सब कुछ यू कैन से शेडेड हो जाएगा। तो मतलब इसके साथ ये वाला वेन डायग्राम मैच कर रहा है, मतलब कि ये और ये आपस में बराबर वैल्यू का है, समझ में आ रहा है। तो आई कैन राइट अगेन ए न्यू फार्मूला जो डी मॉर्गन साहब ने दिया था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका दूसरा डी मॉर्गन लॉ
तो उन्होंने 2 लॉ दिए थे, इनमें से 2 मैंने करवा दिया है अलॉन्ग विथ वेन डायग्राम, ठीक है। इनको एक्चुअली वेन डायग्राम से करना इज़ बेटर बिकॉज समझने में और भी आसानी हो जाता है। तो इसी के साथ हमें वेन डायग्राम को लेकर थोड़ा बहुत नॉलेज तो आ चुका है, तो इतना ही नॉलेज हमको चाहिए होता है, ठीक है, अभी तो फ़िलहाल। फिर हम इसको और भी नॉलेज को अपने नॉलेज को हम और भी ज़्यादा यू कैन से गैदर अप करेंगे, इसको और भी ज़्यादा एनहेंस करेंगे, और भी ज़्यादा इसको इम्प्रूव करेंगे बाय फॉलोइंग डिफरेंट बुक्स, ठीक है। आर एस अग्रवाल हो गया, फिर आपका आर डी शर्मा हो गया, एन सी आर टी एग्जाम्पलर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए टू यू कैन से टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड टू यू कैन से एलिमिनेट द फियर ऑफ यू कैन से क्या कहते हैं इसको, मुझे नहीं आता, ये वाला जो फियर है, जो डर है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको सिंपली बहुत सारे बुक्स फॉलो करने चाहिए। बिकॉज आपका ऑलरेडी आप जेई देने वाले हो या फिर नीट देने वाले हो, तो सिंपली अगर आप नीट दे रहे हो तो आपको तो मैथ्स करना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि नीट दोगे तो नीट मैथ्स नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब आपका फोकस होना चाहिए कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बोटानी और जूलॉजी में अच्छा करना चाहिए आपको। तो मैथ्स उतना आपको फोकस में नहीं रखना है। लेकिन अगर आपने पीसीएम भी लिया है, सो यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, मैं एक टिप दे देता हूँ आपको, ठीक है। अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आ गया है पीसीएमबी वाला बात, तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, पीसीएमबी जो है, ठीक है, पीसीएमबी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, मतलब यू कैन से सबसे यू कैन से कि साइंस का पूरा यहाँ पर है, ठीक है। साइंस का पूरा यहाँ पर है और मैथ्स भी विद दिस इट इज़ इंक्लूडेड पीसीएमबी, ठीक है। हाँ, तो पीसीएम अगर आपने लिया तो आप ऑब्वियसली जेई देने वाले हो, सिंपल सा फंडा है। अगर आपने पीसीबी लिया है, मतलब बायोलॉजी लिया है, मतलब पूरा का पूरा साइंस का सेक्शन लिया है, साइंस का पार्ट लिया है, तो आप देने वाले हो नीट, मोस्ट प्रोबेबली आप नीट देने वाले हो, सही बात है। लेकिन अगर आप ले रहे हैं पीसीएमबी, तो आपके पास दो चॉइस है कि आप जेई भी ट्राई करके देख सकते हो या फिर नीट भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप दोनों ही एग्ज़ाम्स देने का ट्राई करो, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे दोनों ही एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन आइदर ऑफ दिस, या तो जेई पर फोकस करो या तो नीट पर फोकस करो। कौन सा, मैथ्स या फिर बायोलॉजी, कौन सा तुम्हारा ज़्यादा कॉम्पैटिबल तुमको लग रहा है, जो सबसे तुमको अकाउंटेबल लग रहा है, ईजी लग रहा है, उनको चूज़ करके तुमको, मतलब इन दोनों में से कोई भी चूज़ करके तुमको डिसाइड अभी से कर लेना है कि भाई मुझे जेई देना है या फिर नीट क्रैक करना है। अगर आप जेई के प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हो तो बायो को थोड़ा सा आपको कम अटेंशन देना है, ठीक है। बिकॉज पीसीएम इज़ मेनली फॉर जेई मेंस एंड जे एडवांस। लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई बायो को मैं थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देने वाला हूँ बिकॉज मुझे नीट पसंद है, नीट देने का मुझे मेरा यू कैन से मेरा एक टेंडेंसी है, तो तुमको नीट के लिए बायो को अच्छे से देखो और मैथ्स भी करो, लेकिन मैथ्स पर उतना फोकस अभी मत दो, बिकॉज मैथ्स करते करते हो सकता है तुम्हारा बायो ख़राब हो सकता है। कैसे? बिकॉज मैथ्स के फॉर्मूले तुमको रटना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला रटना अच्छा ही बात है, लेकिन इतने फॉर्मूले के रटते रटते तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, ऐसा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि तुम बायोलॉजी पे अच्छा ना कर पाओ, ठीक है ना। इसलिए भाई बता रहा हूँ भाई, जो उन्होंने भी पीसीएम में लिया है उनके लिए एक ही सजेशन है, अपने आप को मैनेज करो, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो भाई। तुमने वैसे ही यू कैन से ऐसा स्ट्रीम लिया है जो बहुत लोग नहीं लेना चाहते, मतलब बहुत लोग घबराते हैं कि मुझे पीसीएम भी नहीं लेना है। भाई बहुत टफ़ होता है पीसीएम भी, ऐसा नहीं भाई, टफ़ नहीं होता, बल्कि तुमको अपने आप को मैनेज करना होता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मैनेज योर टाइम। टाइम को जितना मैनेज करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा ये डिसीशन रॉन्ग नहीं बल्कि राइट होता रहेगा। कि पीसीएम भी लेकर तुमने गलती कर दी, ये वाला जो डिसीशन है, ये जो गलती है, ये तुम्हारा सही में कन्वर्ट हो जाएगा इफ़ यू जस्ट मैनेज योर सेल्फ एंड योर टाइम। जितना टाइम तुम पहले दे रहे थे क्लास 10th 9th में पढ़ाई को, उससे 1.5x, मतलब डबल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1.5x थोड़ा बढ़ा दो भाई, ठीक है। पहले तुम अगर 5 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी इसमें 1.5, मतलब सपोज़ अच्छा मान लेते हैं तुमने पढ़ लिया
7 आवर्स, ठीक है, या फिर 7.5 या फिर 6.5 या फिर 8.5 या फिर 8, ठीक है। अच्छा, पहले 8 आवर्स, सॉरी 5 आवर्स, अभी 8 आवर्स, ठीक है। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तुम जितना मर्जी पढ़ सकते हो अपॉन योर कैपेबिलिटीज़, ठीक है। कंसिडरिंग योर कैपेबिलिटीज़, तुम्हारा ब्रेन कितना तुमको सपोर्ट करेगा उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा पढ़ाई का टाइम, ठीक है। लेकिन मिनिमम तुमको अपने आप को समझाना है कि भाई 10th में बहुत फालतू चीज़ें कर ली हैं मैंने, 9th भी बर्बाद कर दिया है, 11th भी बर्बाद होने जा रहा है क्योंकि मैंने PCM भी ले लिया है, गलत डिसीजन मैंने ले लिया है। ये माइंडसेट मत रखो भाई, ये माइंडसेट रखोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। PCM लेना कोई गलत डिसीजन नहीं है, इट्स योर चॉइस कि तुमको बायोलॉजी पढ़ना है, साथ ही साथ तुमको मैथ्स भी करना है बिकॉज तुम्हारा शौक है कि मैथ्स मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात ही नहीं है इसमें भाई, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि PCM लेना गलत बात है, लेकिन वो गलत बात नहीं है, ठीक है। ये कोई गलत डिसीजन नहीं है, इट्स अपॉन योर चॉइस, तुम्हारा लाइफ है, तुम चॉइस करोगे भाई, दूसरों को क्यों इंटरफेयर करना है। PCM भी लिया है, अच्छी बात है भाई, तुम अभी बायोलॉजी को भी थोड़ा सा देख सकते हो, बायोलॉजी पढ़ सकते हो अगर मन हुआ, या फिर अगर बोरिंग लग रहा है तो मैथ्स कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें PCM लिया है तब तुमको तीनों के साथ खेलना पड़ेगा, अगर मैथ्स अच्छा नहीं लगा तो केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगा तो बोरिंग लगा तो फिजिक्स में, फिर फिजिक्स अगर टफ लगा तो फिर से मैथ्स में आ जाता हूँ, ठीक है। अगर तुमने PCB लिया है तब तो भाई तुम्हारे बल्ले बल्ले है, मैथ्स नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना, मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा दिक्कत हो सकता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ सकता है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर तुमने मैथ्स को अच्छे से अटेंशन नहीं दिया क्लास 9th 10th तक, ओके, अगर तुमको बेसिक नहीं आता, बेसिक मैथमेटिक्स अगर तुमको नहीं आता तो दिक्कत होगा PCB लेने के बाद कि तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा इधर उधर तुम्हारा अप डाउन्स होंगे। लेकिन अगर तुमने PCB लेने के बाद भी तुम्हारा मैथ्स अच्छा था तब कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। लेकिन बात चल रहा है ये कि हम बात कर रहे थे कि PCMB लेने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। नुकसान इज़ नथिंग, ठीक है, नुकसान इज़ नथिंग, फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा ये है कि तुम बायोलॉजी के साथ साथ मैथ्स में भी अपना करियर चूज़ कर सकते हो। इफ़ समहाउ तुमने नीट तुम्हारा अच्छा अगर नहीं जाता है तो तुम JEE देखकर ट्राई कर सकते हो कि भाई देखते हैं JEE में कितना रैंक आता है, अच्छा रैंक आया तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसलिए तुम्हारे पास ऑप्शन है भाई, ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यू हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है। कि अगर एक में थोड़ा सा अच्छा मार्क्स अच्छा रैंक नहीं आया तो दूसरे में ट्राई करेंगे भाई, ठीक है ना। तो अब ये बात है कि PCMB अगर ले लिया है तो अब टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने कर दी है, लेकिन टाइम को मैनेज करे कैसे, टाइम को मैनेज करे कैसे, है ना। टाइम को मैनेज करने का टेक्निक ये है कि स्कूल सपोज़ तुम्हारा है 6 घंटा या फिर 7 घंटे मान लेता हूँ मैं, ठीक है, दिन के, ओके। स्कूल इतना घंटा तुम्हारा वेस्ट वहाँ पर, ठीक है, बिकॉज स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, नो, स्कूल में कभी भी पढ़ाई नहीं होता, मौज मस्ती होता है, दोस्तों के साथ खेलना कूदना होता है, पढ़ाई तो वहाँ पर होगा ही नहीं बिकॉज आधे से ज़्यादा क्लासेस तुम्हारे वैसे भी बंद होने वाले हैं, बिकॉज तुम खुद भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग में चल रहेगा भाई PCMB ले लिया है, बहुत गलत डिसीजन ले लिया है भाई, बहुत गलत स्ट्रीम चूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। लोग PCM लेते हैं या फिर PCB लेते हैं, मैंने तो पूरा दोनों ही ले लिया है, मैथ्स और बायोलॉजी, ठीक है ना। ऑपोजिंग ट्रेड्स ले लिया मैंने, ऐसा मत सोचो, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, स्कूल में जितना घंटा जाता है, अगर तुम्हारे स्कूल हफ्ते में अगर तुम 6 दिन में अगर तुम 3 दिन भी जाते हो तब भी अनफ है, ठीक है, या फिर 2 दिन जाते हो अगर तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हारा स्कूल अटेंडेंस को लेकर ज़्यादा यू कैन से प्रायोरिटी नहीं देता अटेंडेंस को, तब तो भाई ठीक है, तुम 1 दिन भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मत ही जाओ, ठीक है, अच्छी बात है वो। लेकिन अगर तुम्हारा स्कूल स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस के केस में तो 3 दिन मिनिमम तुमको जाना चाहिए या फिर 2 दिन जाना चाहिए तुमको मिनिमम, ठीक है। बिकॉज स्कूल में भी ऐसे टीचर्स होते हैं जो तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई डोंट अंडर एस्टिमेट देम ऑल्सो। सो स्कूल में तुम गए, जाने के बाद घर आया, घर आने के बाद तुम ट्यूशन गए, ट्यूशन में तुमने 2-3 घंटे पढ़ाई किया, ट्यूशन में कुछ न्यू टॉपिक्स तुमको समझ में आया, सपोज 2 आवर्स का ट्यूशन है तुम्हारा, ठीक है। फिर घर आके तुमने रेस्ट किया, बिकॉज रेस्ट करना भी ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ के बिना भी तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। अब अगर मैं इन सबको छोड़ के अगर मैं माइनस करके इधर उधर करके मैं अगर माइनस करूँ तो तुम्हारे पास होंगे मिनिमम, अगर मैं 13 आवर्स से मान लेता हूँ, तुम्हारे पास मिनिमम होंगे
इन्हीं 13 आवर्स में तुमको क्या करना है, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं, अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है। ठीक है। अच्छा एक और बात, बैकलॉग्स जो है वो ट्राई करना कि कम से कम बैकलॉग तुम्हारे रहे, कम से कम मतलब बहुत कम अमाउंट में बैकलॉग्स तुम्हारे रहे, ज़्यादा ना रहे, बिकॉज 11th में बैकलॉग्स इज़ नेचुरल एज आई सेड अर्लियर, बट ट्राई करो कि भाई इतने ज़्यादा बैकलॉग्स ना रहे। अगर कंधे पर पहले से ही बोझ हो तो और भी बोझ लेने में दिक्कत तो होगा, इसलिए ट्राई टू कीप योर बोझ हल्का। ठीक है, बोझ को हल्का रखने की कोशिश करो, बोझ रहेगा ही, हमेशा रहेगा, लेकिन बोझ को हल्का रखने की कोशिश करो और ट्राई करो कि बैकलॉग्स दिन के दिन तुम कर रहे हो बैकलॉग्स को। ठीक है, जैसे कि मैथ्स का चैप्टर भी करवा रहा हूँ सेट, तो सेट में तो बैकलॉग होने नहीं चाहिए, इजी चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन अगर होता है तो ट्राई करो कि 80% वर्क तुम पहले से करके रखो और बाकी का 20% वर्क तुम आराम से कर लो। ठीक है, एक दिन टाइम निकाल के 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर 20% काम को कर लो। लेकिन अगर तुमने काम ही किया है भाई 20% और बाकी तुम 80% बैकलॉग रख देते हो, तब तो भाई भगवान भी नहीं बचा पाएंगे तुमको। ठीक है ना, इसलिए सिंपल सा फंडा ये है कि अपने आप को टाइम देना है, अपने क्या कहते हैं इसको, सबसे ज़्यादा यू कैन से PCM भी लेने वालों को सबसे ज़्यादा प्रेशर उनके पास होता है, उनको मैथ्स भी करना होता है, बायो भी पढ़ना होता है, बहुत चैप्टर्स भी होते हैं उनके सर पर, तो इनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर से बताऊंगा, टाइम मैनेज करो, इससे बड़ा सजेशन और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है कि तुमको बोल दूंगा तुम इसको रट कर फिर तुम टॉप कर लोगे, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर। कि हर दिन कितने घंटे तुम पढ़ाई को दे रहे हो वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा। इफ़ यू आर नॉट अटेंटिव टू योर स्टडीज़ देन नथिंग कैन हेल्प यू। अगर तुम अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं हो तो रिजल्ट्स भी सीरियस वाले नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ यहाँ पर होते हैं बातें ख़त्म। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस करने के बाद, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस करने के बाद इस चैप्टर को हम मतलब इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ क्वेश्चंस करके कुछ और भी लॉ हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लॉ पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करने के बाद इस चैप्टर को हम टाटा बाय बाय करेंगे, बिकॉज इसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ख़त्म, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर का। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन ये है कि सेट ए है, सेट ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है बताओ। एक कोई भी सेट है, ठीक है, और फाई है, फाई मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा सेट है जिसमें सपोज़ 1 2 3 है और फाई जो है, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक खाली है, एकदम खाली है। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो कॉमन नहीं है मतलब क्या, ये भी फाई ही होगा। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब फाई होगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ए यूनियन फाई, तब क्या होगा, तब होगा आपका ए। कैसे होगा देखो, ए सेट है, 1 2 है और फाई मतलब क्या, नथिंग। यूनियन मतलब क्या, सबको उठा लो, 1 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 2 ही रहेगा, और 1 2 कौन है, 1 2 तो ए ही है। ठीक है ना, मतलब ए होगा इसका आंसर। अच्छा, फिर 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यह क्या होगा बताओ। सपोज अपने पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, और एक सेट ए है जो कि है 1 3 5। तो यूनियन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब क्या, कि जो यू में भी है और ए में भी है। तो यू में भी 1 3 5 है, ए में भी 1 3 5 है, तो यू इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, 1 3 5। ठीक है, और 1 3 5 तो भाई ए है अपना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद देखो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब देखो यहाँ पर यू जो है आपको ऐसे ड्रॉ करना है, यू, ठीक है, ऐसे छोटा करके। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, सपोज और भी कुछ है, अप टू 11 है, और ए है सेट जिसमें आपका 3 है, 5 है, 11 है। तो अगर मैं इसका यूनियन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यूनियन मतलब क्या? सबको उठा दो। तो सबको उठा दो, हम जो सब कुछ को उठा रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में भी 3, 5, 7 है, ए में भी 3, 5, 7 है। तो ये और ये क्या है? कॉमन है। कॉमन मतलब क्या? रिपीट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम यूनिवर्सल सेट में जो लिखेंगे वही लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 11, 9, फिर 9, 10, हाँ ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ये लिखेंगे। और ये किस में है? ये तो अपना यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना भाई? ये तो आसान सा हो गया टॉपिक। तो ये हो जाएगा यू, मतलब यूनिवर्सल सेट अगर हम यूनियन करें। फिर आ जाता है ए यूनियन ए डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान है। सपोज एक यूनिवर्सल सेट है अप टू 1 से लेकर 10, और ए है 1, 2, 3, ठीक है। तो u माइनस ए क्या होगा? ये एलिमेंट्स इसमें हटा दो, मतलब 4 से लेकर अप टू 10, ठीक है। और a कितना है? a 1, 2, 3 है, ठीक है। तो a है 1, 2, 3 और u माइनस ए मतलब a कॉम्प्लीमेंट इज़ 4 से लेकर 10। अब इनका यूनियन कर दो, मतलब क्या? फिर से वही 1, 2, 3 से लेकर शुरू करके 4, 5, 6 अप टू 10। और ये कौन सा था भाई? ये तो अपना यूनिवर्सल सेट का है, ठीक है। तो ये u हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 नंबर, फाई इंटरसेक्शन ए, क्या होगा बताओ? फाई इंटरसेक्शन ए, क्या मैंने इसको करवाया? अच्छा, ये तो करवाया चुका हूँ ना, ये तो करवा ही चुका हूँ, ठीक है, ये तो मैं करवा ही चुका हूँ। देखो, ए इंटरसेक्शन फाई और फाई इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, ठीक है, इसको मैं बार बार करवाऊँगा नहीं। अच्छा, अच्छा फिर ये करवाता हूँ। अच्छा रुको रुको रुको, ये क्वेश्चन करवाया था क्या? ये करवाता हूँ। देखो, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, क्या कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं इसको? इंटरसेक्शन ए। हाँ, तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब क्या? u माइनस यू, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? 0, 0 मतलब क्या? नथिंग, फाई, ठीक है। तो यहाँ से एक बात लिख के रखो कि यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो वो फाई के बराबर होता है, ठीक है, वो फाई के बराबर होता है, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू फाई। और अगर मैं एक और क्वेश्चन दूँ, जैसे कि फाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन ए, ये क्या होगा? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर तो फाई होगा, ठीक है ना। u कॉम्प्लीमेंट और इसके बाद a, ठीक है। अरे मैंने समझाया नहीं ना इसको, मैंने, अरे पागल, मैंने समझाया नहीं इसको। अच्छा समझाता हूँ, देखो, u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, मैंने बताया कि u कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस यू, मतलब कुछ भी नहीं, 0 मतलब फाई, ठीक है, मतलब फाई ऐसा, ठीक है, फाई। तो फाई के साथ अगर तुम फाई इंटरसेक्शन ए करते हो तो क्या मिलेगा? फाई एक सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, ए एक सेट है जिसमें सपोज मान लेते हैं 1, 2, 3 है। तो यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट। इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब फाई ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फाई होगा। समझ में आया? फाई होगा। फिर देखो, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब क्या होगा? अब देखो, फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? u माइनस फाई, u में कुछ ना कुछ होगा, 1, 2, 3, 4 करके कुछ ना कुछ होगा, और फाई में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं u माइनस फाई करूँ, मतलब क्या? फाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, उसको तुमको यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है को यहाँ से मैं कैसे माइनस कर सकता हूँ? मतलब क्या रहेगा? u ही रहेगा, ठीक है ना। तो अरे कहाँ गया? फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा u, ठीक है, सिंपल।
फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा यू। बिकॉज भाई मैं फाई और यूनिवर्सल सेट में माइनस कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज फाई में तो कुछ है नहीं माइनस करने को, है ना, फाई में तो कुछ माइनस करने को है ही नहीं, तो क्या माइनस करूँ। इसीलिए याद रहे फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब देखो, तो इसके जगह पर आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में कुछ होगा 1 2 3 4 अप टू 7, और ए में कुछ होगा 1 2 4 कुछ करके। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन पॉइंट क्या क्या है 1 2 और 4, तो 1 2 और 4 कॉमन है, लिख दिया। लेकिन 1 to 4 तो ए है, तो ए लिख दिया। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन, सॉरी बार बार यूनियन बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए हो जाता है आपका, ए ही रहता है। ठीक है भाई, ए ही रहता है। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके ओके ओके, और कुछ बाकी है क्या बताओ भाई, और कुछ बाकी तो नहीं लग रहा है मुझे। बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने आज, है ना, बहुत कुछ समझ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ भी आपको दिक्कत तो नहीं है। ओके, या फिर कुछ और बाकी है जो मैं पढ़ाना भूल गया। देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। अच्छा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो हमने पढ़ लिया है वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट, इसके बाद आपका वेन डायग्राम, फिर ऑपरेशंस देख लिया था, ये देख लिया था। हाँ, सो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा चैप्टर को कंप्लीट करने का, कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा इम्पोर्टेंट, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, ठीक है, जो क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं करवाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आज का वीडियो, मज़ा आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।